तो कल हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाई थी आप लोगों को। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैंने आपको बता दिया था कि जो पावर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो पावर और R के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो ग्राफ होता है, वो ऐसे होता है R इक्वल टू 0 और R इक्वल टू इंफिनिटी पर ये 0 हो जाएगा। और पावर का फॉर्मूला E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर है ना, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। हाँ यही बनाया था हमने, P बराबर यही फॉर्मूला था ना, देख लेते हैं एक बार। ये भाई बिल्कुल सही बात है, यही अपना फॉर्मूला था, P इक्वल टू I स्क्वायर R है ना। तो मैंने बताया था R इक्वल टू कैपिटल R पर, सॉरी R इक्वल टू स्मॉल r पर जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर होगी। और जो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ पे R की जगह कैपिटल R रख दोगे आप, तो E स्क्वायर R अपॉन 4R स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर अपॉन 4R, ये मैक्सिमम पावर हो जाती है। ये है मैक्सिमम पावर E स्क्वायर अपॉन 4R। सही है बात। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर किसी भी दो रेजिस्टेंस के लिए सर्किट कैसे बनेगा। सर्किट इस तरीके से बनेगा, ये E ये R, ये तो है शेल, और शेल में हमने लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कैपिटल R, तो इसमें करंट जाती है E अपॉन R प्लस R, ऐसे जाएगी है ना, E इक्वल टू R प्लस R। मैक्सिमम पावर इतनी हो जाएगी। क्लियर है के बाद। दूसरा मैंने आपको कल बताया था कि रेजिस्टेंस R1 और R2 पर पावर क्या होगी, सेम होगी। कई सारे बच्चों ने मेरे को इसका सॉल्यूशन भी बताया है ना। सॉल्यूशन क्या बताया है कि R1 और R2 पे, ये वाली चेयर पे, R1 और R2 पे पावर क्या होगी, सेम होगी है ना। तो पावर कैसे सेम होगी, जैसे पावर का फॉर्मूला तो ये है हमारा, पावर सेम होगी R1 R2 के लिए, तो P1 बराबर P2 होनी चाहिए। R1 पर पावर कितनी होगी बेटा, E स्क्वायर R1 अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर R2 अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर। ये दिया था अपन ने कल, तो इसे कट जाएगा अपन है ना, तो काट देंगे इसे, और R1 R2 इक्वल टू R स्क्वायर, ये रिलेशन लेकर के आना है, मैंने आपको बता दिया था। मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, R1 की R2 प्लस R का होल स्क्वायर R2 इंटू R1 प्लस R का होल स्क्वायर, तो R1 R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R इक्वल टू R2 R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1R, ऐसे हो जाएगा है ना। कैलकुलेट कर लो। सही है भाई, देखो तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, R1 R2 स्क्वायर R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 R, इसकी मल्टीप्लाई इसमें R2 R1 स्क्वायर प्लस R2 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू R है ना। तो ये कट जाएगा इस तरीके से, इधर R1 R2 स्क्वायर माइनस R2 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके इधर R2 माइनस R1 इंटू R स्क्वायर आ जाएगा, और R1 R2 कॉमन लेके R2 माइनस R1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो R1 R2 इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ जाता है, ये हमने कल भी कराया था है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में दो रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। सही है भाई, कैलकुलेशन कर लो आप एक बार।
कई बच्चों ने मेरे को एक लिख के ही भेज दिया था, नहीं बच्चे इंटेलिजेंट है ऐसी बात नहीं है, तुरंत ही लिख के भेज दिया था बच्चों ने, है ना। ये बच्चों वाला ही कराया वैसे मैंने, मेरे को अच्छा लगा, अपना जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। जैसा बच्चों ने लिख के भेजा मैंने भी आपको वैसे ही बता दिया भाई। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जेई मेंस में और नीट में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, है ना। यही क्वेश्चन अपने आप में है, ये कभी ना कभी तो आएगा एज इट इज कि R1 R2 के लिए पावर सर्किट में सेम है, तो R1 और R2 के लिए क्या रिलेशन बनेगा। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए ये रिलेशन याद रखना, याद है ना। नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए ये याद रखना है। कर लो कॉपी तेजी से, तो हमने कल करा दिया था आपको। कॉपी कर लो तो बता देना भाई। Find the value of R so that maximum power is transferred from battery। ये है बैटरी, मतलब बैटरी को आप इस तरीके से बना सकते हो, 4 वोल्ट 3 ओम। हाँ भाई, ये है बैटरी, ऐसे ही डायग्राम बना के आएगा आपके उसमें। क्या है ये? बैटरी। आर की वैल्यू आपको बतानी है, आर की वैल्यू आपको बतानी है जिससे कि बैटरी के द्वारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। Sir, 3 ohm. Very good. 3 ohm is the correct answer.
3 ओम इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, देख लो बच्चे ने बता दिया R is equal to 3 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्या बताना था, क्या कॉन्सेप्ट था? कॉपी कर लो सब, जब कॉपी कर लो तो बता देना। क्या लगाएंगे भी कॉन्सेप्ट? मैंने बताया था ना, मतलब वो याद नहीं करना है हमें कि बस याद कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया तो हो गया। अबे जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये हमारी बैटरी, ये हमारी बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। बैटरी का ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट। ये बैटरी है इस तरीके से, है ना। बैटरी कैसे होती है? ये है बैटरी, ये देखो। अब इससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी है, तो इससे जो रेजिस्टेंस अटैच करोगे R डैश, यानी जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के। आई बात समझ में ना? तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी बैटरी के द्वारा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसमें? ये रहा 3 ओम। और जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है ये, तो लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। देखो ये दोनों किस में है? पैरेलल में और फिर सीरीज में। तो ये R तो हो गया 3 ओम, और लोड रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो ये है पैरेलल में, यानी 6 into R upon 6 plus R प्लस 1 ओम है सीरीज में। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर P मैक्सिमम, लोड रेजिस्टेंस, या ऐसे लिख लो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3। लोड रेजिस्टेंस कितना है? 6R अपॉन 6R प्लस 1। निकाल लो इससे R की वैल्यू। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर है बेटा ये। लोड रेजिस्टेंस should be equal to internal resistance। कॉपी कर लो, बता देना भाई। से यश नहीं आया आज? हाँ भाई, वोट तो देखो। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से ही, है ना। देखो वोट पे क्वेश्चन है इस प्रकार से कि एक सर्किट दे रखा है हमारे पास। ये है मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी है, और एक ये रेजिस्टेंस है ऐसे करके, है ना। और एक रेजिस्टेंस ये है, ये हमारे पास 8 ओम है, ये R है, और ये हमारे पास 3 ओम है मान लेते हैं ऐसे करके, है ना। तो हमें द पावर 6 ओम, ये रख लियो, ये रहा। इफ पावर dissipated in 3 ohm resistance is power dissipated, इसमें पावर जो dissipated है बेटा is 12 वोल्ट, चलो 6 वोल्ट, 3 watt, find 3 watt, find the value of R, find the value of R, बताना जरा। इसमें जो पावर डिसिपेटेड है
वो कितनी है, 3 वॉट है। बेटा इसे 4 ओम कर लेना रेजिस्टेंस को, ये 4 ओम है, दिस इज 4 ओम 3 ओम। आर की वैल्यू आपको निकालनी है कि इस वाले रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेटेड है वो 3 वॉट है। कितना आ रहा है आंसर? 12 ohm। 12 ओम। एक का आंसर आया 12 ओम। R इज इक्वल टू 12 ओम, बच्चे ने बताया आंसर। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी करो। इसमें पावर डिसिपेटेड दे दी, आर की वैल्यू बतानी है। जब पावर डिसिपेटेड दे दी तो टोटल करंट दे दी ना, करो एक बार ट्राई। पावर डिसिपेटेड इसमें तो बेटा आई निकाल लेंगे हम। तो फिर देखो इधर, जैसे ये वाला तो टोटल दोनों किस में है, ये पैरेलल में, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ये तो हो जाएगा 3 ओम, ये रहा आई, सही है भाई। और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 6 वोल्ट, और इसकी जो वैल्यू आएगी 4R अपॉन 4 प्लस R। ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है, तो इस अब इसमें पावर डिसिपेटेड दे दी, तो पावर जब डिसिपेटेड दे दी तो इसमें इसका मतलब आई स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 3 वॉट दे रखी है। तो आई स्क्वायर आर कितना है 3 ओम, तो 3 वॉट, यानी आई स्क्वायर इज 1, तो करंट हो गई 1 एम्पियर, यानी इसमें 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर। वोल्टेज, सर्किट का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, अरे बोलो, और रेजिस्टेंस कितना है 3 और दिस प्लस दिस, तो V इक्वल टू IR लगा देंगे ना। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, करंट कितनी है सर्किट में 1, रेजिस्टेंस कितना हो गया, सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, लूप का रेजिस्टेंस 4 प्लस R प्लस 3, और EMF कितना है सर्किट में 6, कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो कितना आएगा बेटा, यह जाएगा 3 और 4R प्लस 4 प्लस R, गुणा कर देंगे 4 3 12 प्लस 3R इज इक्वल टू 4R। तो बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस हियर, इट शुड बी 12 ओम, सो दैट द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम इज 3 वॉट। ये है सर सवाल। करो बेटा तेजी से कॉपी। कॉपी कर लेना, बता देना बेटा। चलो, है ना, ये सवाल है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। मैं यहाँ एक सवाल और लिख देता हूं, ये क्वेश्चन लिखो, लिखो एग्जांपल, ये है फाइंड रिलेशन बिटवीन R1, R2 and R3 so that power dissipated across
each resistance is same। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 और R3 इस तरीके से लगे हुए हैं और एक बैटरी है, ये रहा। इनमें जो पावर डिसिपेटेड होनी चाहिए, चलो ये इसका क्या है, सेम है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, आइडियल बैटरी। मैं उसमें ऑप्शन भी लिख देता हूं। फर्स्ट, R1 बराबर R2 बराबर R3। सेकेंड, R2 बराबर R3 इज इक्वल टू 2R1। थर्ड, R2 is equal to R3 is equal to 4R1। फोर्थ, R1 is equal to R2 is equal to 4R3। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? R1 R2 में ऐसा रिलेशन बताओ कि सभी रेजिस्टेंसेस में पावर डिसिपेटेड क्या हो, सेम हो। ऑप्शन भी दे दिया तो मैंने। सेकंड, एक का आंसर आया सेकंड, बिल्कुल सही आंसर है ये, सेकंड आंसर सही। हाँ भाई, पता है कैसे? सोच लो एक बार, पावर डिसिपेटेड कैसे सेम होगी? ये देखो, कोशिश करो, इसमें और इसमें पावर डिसिपेटेड सेम है, इसमें और इसमें पावर डिसिपेशन सेम है। कब सेम हो सकता है? जब इसमें जो करंट है, ऐसे करके करंट, ये, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना भाई, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पावर क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन आर। इसकी भी पावर v स्क्वायर अपॉन आर और इसकी भी पावर v स्क्वायर अपॉन आर। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए पावर के लिए? R2 मस्ट बी इक्वल टू R3, क्योंकि P2 और P3 कितनी हो गई, v स्क्वायर अपॉन R3। तो इसमें भी सेम है, P2 की पावर और P3 की पावर सेम कब होगी? जब R2 और R3 सेम हो जाएंगे। तो R2 और R3 तो सेम होनी चाहिए, सही है क्या बात? R2 और R3 सेम होने चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन आ गए अब की बार। लेकिन देखो, मान लिया R2 R3 किसके इक्वल आ गए, R के इक्वल आ गए। जैसे मैं इस सर्किट में यहां पे बना देता हूं, आप भी बना लेना बेटा। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस किसके बराबर होने चाहिए, R होने चाहिए, तभी जाकर के इन दोनों में पावर डिसिपेशन सेम हो सकता है। मान लेते हैं R1 है, वो कह रहा है इसमें भी सेम होने चाहिए। तो बोर्ड पे देखो, ये इसमें पावर, जब इसमें ये R है, ये R है, इसमें करंट गई I, तो इसमें पावर डिसिपेशन कितनी हो गई, I स्क्वायर R1। इस वाले में P1, यही तो हो गई भाई। मान लिया करंट I है, चलो E है, ये तो प्लस माइनस, ये करंट I इसमें आई गई, तो जब ये I जाएगी तो इसमें और इसमें कितनी चली जाएगी, I/2। समझ में आई ना बात? तो इसमें पावर डिसिपेशन और इसमें पावर डिसिपेशन सेम कह रहा है वो, तो क्या कर देंगे, इसमें कितनी हो जाएगी, I/R1 स्क्वायर, और बेटा इस वाले में P2 कितनी हो जाएगी, I/2 का होल स्क्वायर इंटू R। यूं कह रहा है I स्क्वायर बाई R, है ना? अच्छा, तो सेकंड तो सही नहीं आ रहा इसका मतलब। हाँ भाई, तो ये कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R/4। तो P2 और P1 सेम होनी चाहिए, तो कह रहा है P1 और P2 सेम होगी। P1 में I स्क्वायर R1 और P2 में कितनी हो गई बेटा,
आई स्क्वायर आर बाई 4, तो ये हो गई। समझ में आई बात? तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? R1 की वैल्यू ये हो गई R बाई 4 इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 4R1। तो बेटा सेकंड आंसर तो गलत हो गया आपका, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है ना, R इज इक्वल टू 4R1। देख लो एक बार कैलकुलेट करके। सेकंड ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बेटा? कोई बता दो डाउट हो तो बच्चों। कॉपी कर लो तेजी से, सही है भाई? जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। पहले हमने ये निकाल लिया था, दोनों में वोल्टेज सेम है तो पावर सेम करके R2 और R3 में रिलेशन आ गया था। अब इसमें यदि ये RR है और करंट आई जाएगी तो आधी इसमें आधी इसमें, तो इसमें पावर जो होगी I स्क्वायर R1 और इसमें दोनों में पावर कितनी होगी I स्क्वायर R I बाई 2, तो I स्क्वायर R बाई 4 है ना, तो ये हो जाएगी। दोनों को इक्वल रख के R1 R2 में रिलेशन ले आएंगे। ये है मतलब जेई मेंस और नीट के लिए अच्छे सवाल हैं ये, कर लो कॉपी। अमित जब कॉपी कर लेना बता देना बेटा। बोल देना बेटा यस सर। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में और बता देता हूं। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ द सेल, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बता देता हूं, है ना भाई। कुछ सेल जो होते हैं मोस्टली तो डिस्चार्जिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चार्जिंग का भी सर्किट हम बनाएंगे। डिस्चार्जिंग का मतलब जैसे मान लिया आपने शेल ले लिया, ये बैटरी का शेल ले लिया और घड़ी में लगा दिया या किसी टॉय में लगा दिया, ऐसे होता है ना शेल। ये रहा प्रैक्टिकल शेल, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है यार। तो जब आप किसी लोड रेजिस्टेंस को इसे लगा दोगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी भाई साहब। ये रहा, ये टर्मिनल ए और बी, समझ में आई बात? तो इसमें करंट कितनी फ्लो होती है डिस्चार्जिंग में? डिस्चार्जिंग हो रही है इसमें से, जब इसमें से करंट निकले तो इसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। और करंट जो होगी E अपॉन लूप में ईएमएफ कितना है E, लूप का रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R, तो ये तो हो जाएगी करंट, डिस्चार्जिंग की करंट। हाँ भाई, अब मेरे को आप ये बता दो कि इन दिस केस potential difference terminal, potential difference on the terminal of battery, that is BA minus BV। ये बता दो मेरे को कितना आएगा टर्मिनल पे बैटरी का वोल्टेज। ऐसे लिखेंगे E minus I
smaller. हाँ वेरी गुड। कैसे मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे दैट इज VA माइनस VB। तो हमें बताना है, मान लेंगे एज्यूम करंट इन द लूप। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा पहले करा दिया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है इसमें, इस I। तो करंट इन द लूप इज I। देखो बोर्ड पे हमें VA और VB में बताना है रिलेशन। यहां से देखो इधर, अगर जो डिस्चार्जिंग है सर्किट में, यहां से चलेंगे VB और यहां पर है VA, तो करंट जो है बैटरी से निकलती है ना। एज्यूम द करंट इन द लूप इज I। चलो I को छोड़ दो, R कैपिटल R को, ये है शेल, और इसमें से करंट जो है I निकल रही है। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस, तो यहां से चलेंगे, हाँ भाई VB से चलेंगे इधर की ओर और इधर चलेंगे VB। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है R, EMF है E, तो VB माइनस IR प्लस E इज इक्वल टू VA। ये समझ में आना चाहिए सबको। VB माइनस IR प्लस E इज इक्वल टू VA। तो VA माइनस VB ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू E माइनस IR। VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू E माइनस IR, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E माइनस IR। बोर्ड पे देखो, अगर जो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम V बोलते हैं, है ना, V बोलते हैं, यदि हम इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB और I के बीच ग्राफ खींचें, अरे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR के बीच ग्राफ खींचें, तो खींच के दिखाओ क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है कई बार, है ना, कई बार तो खूब बार पूछा जा चुका है। डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग लाइन लीनियर बनेगा ये ग्राफ, है ना। डिस्चार्जिंग का ग्राफ ये लाइन ही होती है बेटा। कैसे, मैं इधर बना देता हूं, देखो जैसे ये है ना V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E। V इज इक्वल टू, इधर से लिख लेना आप, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E। तो बेटा इधर तो है, मैं यहां बना देता हूं इधर की साइड, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, तो V की जगह तो हो गया y और I की जगह हो गया x। तो कैसे है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। देखना जरा इस तरीके से ग्राफ बनेगा, नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्लोप कितनी होगी इसकी बेटा, बता सकता है कोई स्लोप? इस लाइन की स्लोप होगी माइनस IR। स्लोप कैसे बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इधर देख लो, एक बार I को 0 रखो तो V कितना आ जाएगा E। तो एक बार I को 0 रखोगे तो एक पॉइंट तो यहां मिलेगा 0, E, बिल्कुल सही बात है। और एक बार आप V को 0 रखो, तो जब V को 0 रखोगे तो माइनस IR प्लस E, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E अपॉन R। तो I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R। तो एक को कोऑर्डिनेट आ गया 0, E,
और एक आ जाएगा E अपॉन आर कोमा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा E अपॉन आर कोमा 0। वैसे तो मैथ्स के बच्चे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं। जब हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना हो तो उसमें से एक बार x को 0 कर देते हैं और v की वैल्यू निकाल लेते हैं और 0, e आ गया, और एक बार y को 0 कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक पॉइंट ये आ जाता है। ये दो पॉइंट आते हैं, एक बार x 0 एक बार y 0, और दोनों को मिला देंगे तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये ग्राफ आ जाएगा, v का मतलब है va माइनस vb, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आता है ना। स्लोप कैसी रहेगी? नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, नेगेटिव नहीं होने का इस केस में। यही ग्राफ बनेगा। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। कर लो बेटा कॉपी। Done, sir. वेरी गुड। अब देखो, जब ये डिस्चार्जिंग होती है, जब ये डिस्चार्जिंग होती है तो क्या होता है बताओ? डिस्चार्जिंग में बैटरी की केमिकल एनर्जी, डिस्चार्जिंग में बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, देख लो, लिख लो, लिखो, in case of discharging, chemical energy is converted into electrical energy। बात बिल्कुल सही है ना। तो the rate therefore the rate at which chemical energy is consumed, है ना। कितना आएगा भाई? देखो ये शेल है, इसका ईएमएफ E है, इसमें से करंट कितनी निकल रही है? I। तो जो केमिकल एनर्जी होगी वो जो कंज्यूम होगी वो EMF into I, the rate at which chemical energy is consumed is equal to E into I। What is E? E is the EMF of battery, और what is I? जो करंट इनसे से निकल रही है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस रेट से कंज्यूम हो रही है, उसकी रेट कितनी होगी? E into I, जूल पर सेकेंड। रेट का मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड। कॉपी करो तेजी से।
हाँ भाई, ये बैटरी है, बैटरी में से करंट जा रही है, बताओ इसमें क्या लिखूं मैं? जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, डेफिनेटली केमिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है शेल में से, तो ईएमएफ इनटू आई। जितनी ज्यादा आप करंट ड्रॉ करोगे बैटरी में से, उतनी ज्यादा केमिकल एनर्जी इसकी कंज्यूम होगी। जितनी कम करंट होगी उतनी कम। अच्छा, अब ये देखो, रेजिस्टेंस है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो मैं पूछूं द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैटरी। जब आप अपने फोन की बैटरी को यूज करते हो तो उसमें केमिकल एनर्जी जो स्टोर करते हो वो बाहर निकलती है इसमें से, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें एक करंट जाती है तो इसमें से हीट भी निकलती है, तो इसलिए बैटरी भी क्या हो जाती है, गर्म। तो ये पूछ रहा है कि द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बैटरी, तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस किसके कारण होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, तो वो हो जाएगी आपकी आई स्क्वायर स्मॉल आर। दिस इज द हीट प्रोड्यूस इन द बैटरी। हाँ जी भाई साहब, बाकी इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो बदल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इतनी, और इतनी तो इसके अंदर हीट की फॉर्म में चली गई, तो बाकी एनर्जी कहां पे चली जाएगी, लोड को मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो व्हाट इज द एनर्जी रेट at which energy is transferred, rate at which energy is transferred to external load। बता सकता है कोई बच्चा? ट्रांसफर्ड टू एक्सटर्नल लोड। केमिकल एनर्जी तो इतनी प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिकल में, और इतनी तो बैटरी के अंदर ही खत्म हो गई, तो बाकी कहां चली जाएगी बेटा, एक्सटर्नल लोड में। कितनी, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ई आई माइनस आर स्क्वायर आर। देखो ई माइनस आई आर इंटू आई, है ना, E minus I, EI minus I square R। What is E minus IR? कॉपी करो यहां तक, बता देना जब कॉपी हो जाए। सर V, V का मतलब VA माइनस VB। अरे ये आपको ध्यान रखना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिस्चार्जिंग के केस में वो E माइनस IR होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट जेईई मेंस में, तो एज इट इज क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये वाला ग्राफ E माइनस IR। तो जो E माइनस IR है ये है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I, है ना, VA माइनस VB ये है। तो वो तो हो गई सही, VA माइनस VB इंटू आर, ये डिस्चार्जिंग के बारे में लिख लो। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये जो रेट ऑफ
एनर्जी है सर, ये पावर है वैसे। हाँ पावर है बिल्कुल, रेट ऑफ एनर्जी जूल पर सेकंड, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया था। मतलब कि बैटरी में से पावर, केमिकल किस पावर से कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये पावर ही है बेटा। चार्जिंग ऑफ शेल, हाँ भाई ये शेल है और ये रेजिस्टेंस है आर। जब कॉपी कर लेना तो बता देना मेरे को। जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई बच्चों। अभय, अक्षर, ओके, मेधवी। हाँ भाई चार्जिंग, चार्जिंग कैसे करेंगे भाई, हम अपना शेल लेंगे ऐसे करके और इसे बैटरी से लगा देंगे, ऐसे टर्मिनल से लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे करके। जब इसे हम चार्ज करेंगे तो इसके अंदर करंट घुसेगा यूं करके, यूं, है ना। और जब डिस्चार्जिंग होता है तो इसमें से करंट निकलती है। तो बेटा इसमें करंट क्या जाएगा, जाएगा। अब ये किसी सोर्स से ही, छोटी बैटरी को बड़े सोर्स से चार्ज करते हैं, है ना। तो करंट इसके अंदर क्या जाएगा, एज्यूम करंट इज गोइंग, करंट इज गोइंग into the, current is going into the shell is I। सही है भाई। अब ये हो गया A और ये हो गया B, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। then potential difference across the terminal of battery। बेटा बोर्ड में तो यही पूछते हैं आपसे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो डिस्चार्जिंग में तो E माइनस आई आर और चार्जिंग में होता है E प्लस आई आर। देखो कैसे आता है, हाँ भाई इधर से चलेंगे और इधर तक ले जाएंगे। बताओ बेटा VA माइनस VB करके दिखाओ, सब बच्चे निकालो। करंट प्लस वाले साइड से हाँ हाँ ऐसे। करंट तो ऐसे है यू, इधर क्यों है। डिस्चार्जिंग में ऐसे होता, बैटरी से करंट निकलता यू, चार्जिंग में ऐसे। बताओ भाई ऐसे केवीएल लगाते हैं ब्रांच में, VA बिल्कुल सही बात है, VA प्लस माइनस माइनस E। हाँ भाई प्लस माइनस इसमें अब की बार ऐसे आएगा, रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रही है ना, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक, तो VA माइनस E माइनस IR इज इक्वल टू VB। इसलिए VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR। किस केस में, चार्जिंग के केस में। चार्जिंग के केस में
हाँ भाई, सेंटेंस पढ़ लो। बल्ब फ्यूज का कॉन्सेप्ट। कर लिया भी कॉपी बच्चों? ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये, और इसके अंदर करंट जाती रहती है और प्लस माइनस तो ऐसे आएगा। तो ये जो बैटरी होती है बेटा, इसमें जब आप चार्ज करते हो इसे, तो होता क्या है, करंट आप भेजते हो किसी सोर्स से, ये चार्ज होती रहती है। केमिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदलती रहती है। तो बोर्ड पे देखो, द रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, कितने रेट से, EI के रेट से। E is the EMF of the battery and current, I is the current। तो जितनी ज्यादा करंट आप इस बैटरी में भेजोगे, उतने ही ज्यादा रेट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी स्टोर होती रहती है। देखते हो ना, जो पहले के जो चार्जर आते हैं, है ना, कुछ चार्जर तो धीरे धीरे आपकी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, और कुछ तेज फास्ट चार्जर जो आ रहे हैं, तो उनमें अंतर क्या होता है, आप उनकी पावर रेटिंग को देखना। तो जो फास्ट चार्जर हैं, जो जल्दी से चार्ज कर देते बैटरी को, ई तो सेम रहेगा भाई, बैटरी तो आपके घर पे है, आपके मोबाइल में, बस करंट भेजने वाली बात है। ज्यादा करंट भेज दोगे तो जल्दी से स्टोर हो जाएगी, कम करंट भेज दोगे तो धीरे धीरे होगी। तो जो फास्ट चार्जर है, उसके चार्जर में देखना आप, जो करंट रेटिंग होती है वो ज्यादा एम्पियर की होगी। जैसे कि मान लिया, ध्यान नहीं मेरे, अब मैं देख के बताता हूँ, कॉपी करो पहले से, है ना। चार्जर भी नहीं है यहाँ पे। आप फास्ट चार्जर और स्लो चार्जर, मतलब एक अच्छे सैमसंग का फोन ले लेना और एक MI का फोन ले लेना, तो दोनों पे करंट रेटिंग देखना, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि फास्ट चार्जिंग क्यों होती है, क्योंकि करंट ज्यादा होती है। देख लेना, अभी तो मेरे पे एग्जांपल भी नहीं है, क्योंकि मैं फर्जी डेटा नहीं बताना चाहता, उसमें एग्जैक्ट लिखा रहता है। चार्जर पे देख लेना करंट, जिसका एम्पियर ज्यादा होगा ना, एम्पियर 0.5 एम्पियर या मिली एम्पियर में कुछ ऐसे होता है, तो वो ज्यादा होगा। दूसरी बात, थर्मल एनर्जी dissipated पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी, अबे जब इसमें करंट जाएगी तो हीट तो इसमें से फिर से निकलेगी। करंट चाहे ऐसे जाए या वैसे जाए, करंट या चार्जिंग में जाए चाहे डिस्चार्जिंग में जाए,
जब भी बैटरी से करंट गुजरेगी इस इंटरनल रेजिस्टेंस में हीट जरूर प्रोड्यूस होगी। मतलब ये बेकार की हीट है, मतलब चार्जिंग में भी बेकार जाती है और डिस्चार्जिंग में भी बेकार जाती है। थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड कितनी होगी, आई स्क्वायर आर। तो जो इनपुट पावर है, जो आपने इसे इनपुट दिया, इनपुट, तो इनपुट देन इनपुट पावर, इनपुट पावर कितनी हो गई भाई, एक तो इसमें पावर स्टोर हो रही है और एक इसमें डिसिपेट हो रही है। तो इनपुट पावर स्टोर कितनी हो रही है, EI रेट से, और डिसिपेट कितनी रेट से हो रही है, आई स्क्वायर आर रेट से। तो E प्लस आई आर इंटू आई, फिर से वो VA माइनस VB इंटू आई ही आ जाता है। समझे, ये है। कॉपी कर लो जल्दी से, तेजी से। मैं आपको एक बल्ब फ्यूज का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सर प्लीज लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। अच्छा अच्छा, देखो एक मिनट, जो ये चार्जिंग होगी तो आप इसे इनपुट दोगे ना पावर, तो जो इनपुट पावर दे रहे हो वो कहां कहां जा रही है, एक तो इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है EI, और कुछ इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रही है हीट की फॉर्म में। तो हीट पर सेकंड एनर्जी कितना डिसिपेट हो रही है, आई स्क्वायर आर। तो जो आपने इनपुट पावर इस पे दी होगी, इनपुट पावर जो आपने इस पे लगाई होगी, इनपुट पावर वो कितनी होगी, जो इसके अंदर स्टोर हो रही है और जो इसमें डिसिपेट हो रही है। तो दोनों को जोड़ दिया आपने, है ना, तो जोड़ दोगे तो EI प्लस आई स्क्वायर आर, E प्लस आई आर, आई कॉमन ले लेंगे, और E प्लस आई आर क्या होगा, चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भाई, VA माइनस VB इंटू आई, E प्लस आई आर, ये रहा ना, E प्लस आई आर, फिर से वही आ जाता है। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बता देना, हो गया भाई। कैसे कर तो पूरा था। कॉपी कर लिया भाई। वैसे तो मतलब वैसे तो चार बता लगा दो। हाँ ये नहीं है, इसमें आई इफेक्ट नहीं, पेन यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे चार्ज पूरे जहाँ पे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने इसे देखा था। पेन भी चार्ज करना पड़ता है। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। हो गया भाई, कर लो।
तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ध्यान रखना शेल का। बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो खूब पूछा जाता है ये, चार्जिंग ऑफ द शेल, डिस्चार्जिंग ऑफ द शेल। प्रज्ञा, अरे यस सर। समझ में आ रही है बात? कॉपी कर लिया नहीं? यस सर। अरे साफ कर दें क्या भाई? तो मेरे को ये बता दो आप कि बैटरी जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए, तेजी से चार्ज हो जाए, तो बताओ क्या चीज में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो? एक तो जो इनपुट सप्लाई है उसकी करंट बढ़ा दो, अच्छा चार्जर खरीद के लिए आओ। दूसरा है इस बैटरी में जैसे आपने एनर्जी इनपुट एनर्जी करी, तो वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, आप दे तो रहे हो एनर्जी शेल को, आपने एनर्जी दी 100 जूल शेल को दी, अब इसमें से 70 जूल तो इसके अंदर स्टोर हो गई और बाकी 30 जूल हीट की फॉर्म में चली गई। बताओ तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कम से कम करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जब जाकर के अच्छी बैटरी बनेगी। तो उसके पैसे भी ज्यादा होते हैं। तो जैसे मान लिया आप एमआई का फोन ले लो और एप्पल का फोन ले लो, तो एप्पल के फोन की बैटरी बहुत अच्छी होती है क्वालिटी की, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमाइज होता है। यही कारण है कि जो एप्पल के फोन होते हैं, ये जो सैमसंग के अच्छे फोन हैं, है ना, उन्हें तुरंत लगाओ आप तो मतलब आधे घंटे में बैटरी काफी चार्ज हो जाती है। आगे बात समझ में? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, प्लस उनका चार्जर भी अच्छा होता है, ये बात है। तो इसे हम यहीं समाप्त करते हैं कॉन्सेप्ट को। एक बच्चे ने पूछा है फ्यूज का कॉन्सेप्ट बता दो, तो वो और मैं बता देता हूं। बल्ब का फ्यूज, है ना, जैसे बल्ब फ्यूज कब होगा? हाँ भाई बता सकते हो कोई बच्चा? ये मान लिया हमारे पास हमने बल्ब फ्यूज ऐसे लिख देते हैं, नाम ही लिख देते हैं। बल्ब फ्यूज कब होगा? कब होगा भाई बल्ब फ्यूज? 230 वोल्ट से ऊपर। हाँ, जैसे मान लिया बोल्ट, ये हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब है, ये रहा, है ना। अब ये है मान लिया 100 वाट का और 220 वोल्ट का। अब आप इस पे 420 वोल्ट लगा दो, 420 या 400 वोल्ट लगा दो, तो उड़ जाएगा ये तो। क्यों? क्योंकि ये बना है 220 वोल्ट झेलने के लिए। आप इस पे लगा दोगे 400 वोल्ट तो फ्यूज हो जाएगा, है ना। ऐसे लिख देंगे इफ वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस is more than the rated voltage, the rated potential difference, then it will fuse. It will be fused. Fused हो जाएगा। ये तो बात हो गई एक बल्ब के लिए। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? जिस पर पावर सप्लाई, उसकी रेटेड पावर सप्लाई से ज्यादा अप्लाई कर दो तो फ्यूज हो जाएगा। वैसे तो जो हमारे बल्ब होते हैं, है ना, घरों में ट्यूब 220 आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी 230 आ गई तो फ्यूज ही हो जाएगा। जो हमारे अप्लायंसेस बनाए जाते हैं
वो ऐसे बनाए जाते हैं कि 220 प्लस माइनस 50 वोल्ट तक वो सहन कर सकते हैं, जहां तक 30 कर लो तो यानी 250 वोल्ट पे भी काम कर जाता है काफी देर तक, और 100 कितना 190 180 वोल्ट पे भी काम कर जाएगा। ये समझे ना? तो ऐसा नहीं है कि 220 से जरा से ही कम हुई तो सर कम वोल्टेज पे फ्यूज नहीं होता। नहीं, कम वोल्टेज से फ्यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब ग्लो नहीं करेगा वो, ज्यादा वोल्टेज में तो फ्यूज कर ही जाएगा। कॉपी करो इसे, फिर मैं एक एग्जांपल कराता हूं आपको। दो बल्ब है हमारे पास, दो बल्ब हैं, बल्ब दो बल्ब कौन कौन से? एक ऐसे बना देता हूं मैं और एक ऐसे बना देता हूं। यह है 100 वॉट का, 220 वोल्ट का, 100 वॉट, 200 वोल्ट और है 25 वॉट और 200 वोल्ट। ये है। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, V स्क्वायर अपॉन P1 से, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे V स्क्वायर अपॉन P2 से। निकालो। सर फर्स्ट की 4 ओम एंड सेकंड की 1600 ओम। 16 हो। चलो R1 200 इंटू 200 बटे 100, तो ये तो आ गया 400 ओम, है ना? और ये R2 आ जाएगा बेटा 200 इंटू 200 बटे 25, 25 अट्ठे 8 दूनी 1600, ये क्या है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ये शीट में भी है जो मैंने आपको भेजी है कि if these two bulbs are connected in series with power supply 400 volt, then which bulb will be fused? ऐसे है सवाल। यानी कि एक बल्ब तो ये है और एक बल्ब ये है आपका 100 वॉट 200 वोल्ट, ये है 25 वॉट 200 वोल्ट को आपने लगाया है 400 वोल्ट की पावर सप्लाई से। कौन सा बल्ब फूक जाएगा? ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस R1 400 ओम, ये रेजिस्टेंस 1600 ओम, पावर सप्लाई लगा दी आपने 400 वोल्ट। ये है कहने का मतलब। कौन सा फूकेगा भाई? वोल्टेज निकाल लेंगे। कैसे?
इस बल्ब के अक्रॉस जब 400 लगाया तो कुछ यहाँ आएगा और कुछ यहाँ आएगा। आप ये निकाल लो कि इसके अक्रॉस V1 कितना आया और V2 कितना आया। कैसे निकालोगे भाई? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से। पता है ना V = IR, दोनों में क्या सेम है? करंट। तो V is proportional to R। तो बेटा V1 कितना अच्छा तरीका बताया मैंने, R1/R1 plus R2 into V। What is V2? R2/R1 plus R2 into V। बताया ना V = IR, V is proportional to R क्योंकि I सेम है, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल। तो 400 में से इधर कितना आएगा, 400 में से इधर कितना आएगा, निकालो। हाँ भाई देख लो आप, अब तो बता सकते हो भैया। बताओ बेटा, ये झेल सकता है 200 वोल्ट, ये भी झेल सकता है 200 वोल्ट। जब आपने 400 लगाया तो इधर V1 कितना आया, इस पे आ गया 80 वोल्ट और इस पे कितना आ गया 320 वोल्ट। बताओ कौन सा फूकेगा? 25 वॉट, है ना? 25 वॉट बल्ब विल फ्यूज। Therefore 25 watt 200 volt bulb will fuse, will be fused। ये है आंसर। इस तरीके से करेंगे भैया। ऐसा भी सर्किट, उल्टा सीधा भी सर्किट हो सकता है। आपको उनके रेजिस्टेंस निकाल लेने हैं सबके, और रेजिस्टेंस लेके बना करके सर्किट बनाना है। फिर बैटरी लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो जिस पे एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही वाला फ्यूज होगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो अब वो कैसे ही बना के दे सकता है। ठीक है भाई, जैसे इसको 200 चाहिए और 80 मिली है उसको